बरसात की एक उदास शाम थी। गांव के बीचों बीच पंडित किशन की पुरानी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। लकड़ी की जलती अंगीठी से उठता धुआं और मिट्टी की भीगी खुशबू पूरे माहौल को और भी गाढ़ा बना रही थी। वहां दो आदमी बैठे थे, धनीराम और हरिराम। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। अरे धनी, हरिराम, आज तो तुम लोगों की आंखों में हंसी नहीं दिख रही। रोज 2-2 कप चाय पी जाते हो, आज तो 1 कप भी अधूरा छोड़ दिया। क्या बात है भाई? क्या बताएं किशन, मन इतना भारी हो गया है कि चाय भी कड़वी लग रही है। गांव की जो हालत है उससे तो नींद ही गायब हो गई है। तभी बारिश से भीगे कपड़ों में गांव के स्कूल हेडमास्टर श्यामलाल जी दुकान पर आ पहुंचे। अरे वाह, यहां तो पूरी पंचायत जमा है और मैं ही लेट हो गया। मगर यह उदासी कैसी? मैंने तो सोनपुर को हमेशा हंसते गाते देखा है। बताओ ना, आखिर माजरा क्या है? मास्टर जी, आप आ गए। लीजिए, आपकी पसंद की तुलसी अदरक वाली चाय बना देता हूं। वैसे आज गांव का माहौल ही बदला हुआ है। हाँ हाँ, पहले चाय पिलाओ, सिर दर्द कर रहा है। और तुम दोनों बताओ, क्या चिंता है? असल में मास्टर जी, हमारी मेहनत की कमाई से गांव में डिस्पेंसरी तो खड़ी हो गई है, लेकिन बिस्तर, दवा और कुछ जरूरी चीजें अभी बाकी हैं। पैसे खत्म हो गए, अब आगे का काम रुक गया है। सोचिए, कितनों ने अपना खेत बेचकर, कितनों ने गहने गिरवी रखकर पैसा दिया। बस यही सपना था कि गांव का हर आदमी इलाज के लिए 10 मील दूर न भागे, पर अब लगता है सपना अधूरा रह जाएगा। श्यामलाल जी की आंखें भीग गईं। थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, मेरे पास तो अब बस तनख्वाह है। बाकी जो थोड़ा बहुत था वह तो बेटी की शादी में खर्च हो गया। लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय मास्टर जी? मेरे पैतृक गांव देवगढ़ में कुछ जमीन पड़ी है, सालों से खाली पड़ी है। अगर उसे बेच दूं तो शायद डिस्पेंसरी का सारा सामान आ सके। अरे, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? यह तो बहुत बड़ी कुर्बानी है मास्टर जी। कुर्बानी नहीं भाई, पुण्य का काम है। भगवान ने मौका दिया है तो क्यों ना इसे निभाऊं। वैसे भी मेरी नौकरी का बस 1 साल बचा है। उसके बाद तो यही गांव मेरा परिवार है, यही मेरी दुनिया है। तीनों की आंखें भर आईं। किशन ने भी हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। बारिश और तेज हो चली थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। ठीक है, कल सुबह ही चलेंगे देवगढ़। स्टेशन से आगे नदी पार करनी होगी, फिर गांव पहुंचेंगे। हो सकता है वहीं कोई जमीन लेने को राजी हो। हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ मास्टर जी, इस काम में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात बीत गई। सुबह होते ही तीनों देवगढ़ की ओर रवाना हो गए। ट्रेन में बैठते ही खिड़की के बाहर से तेज हवाएं और लगातार बरसती बारिश दिख रही थी। रास्ते में बातचीत होती रही, लेकिन हर किसी के मन में चिंता और उत्साह दोनों का मिला जुला भाव था। ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। नदी पार करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सुना है पानी उफान पर है, नाव भी शायद ही मिले। ट्रेन जब देवगढ़ स्टेशन पर रुकी तो शाम हो चुकी थी। स्टेशन सुनसान था, बस वही तीनों उतरे। आसमान में काले बादल, हवा की सीटी और बरगद के पुराने पेड़ के नीचे अंधेरा फैल चुका था। अरे बाप रे, लगता है इस स्टेशन पर कोई आता जाता ही नहीं, बिल्कुल सुनसान है। हाँ मास्टर जी, गांव से इतना दूर और ऊपर से बारिश, कोई पागल ही होगा जो इस वक्त यहां आए।
तभी बरगद के पेड़ के पास उन्हें एक आदमी दिखा। उसके पास एक पुराना लकड़ी का ठेला था जिस पर सब्जियां रखी थीं, आलू, बैंगन, भिंडी, लेकिन सब अजीब तरह से भीगी और बासी लग रही थीं। अरे भाइयों, स्टेशन पर इतनी देर से कौन आया है? सब्जी ले लो, ताजा सब्जी। ताजा? इतनी रात और बारिश में यहाँ तो कोई सब्जी खरीदने वाला भी नहीं होगा। भाई, तुम कब से यहाँ खड़े हो? कब से? बहुत सालों से। क्या मतलब? इतने सालों से? अरे, जो यहाँ उतरता है उससे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। वैसे तुम लोग देवगढ़ किस लिए आए हो? हम तो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आए हैं। गांव के लिए डिस्पेंसरी का सामान खरीदना है। सब्जी वाले ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोला, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सावधान रहना। इस रास्ते पर जाने वाले सब सुरक्षित नहीं लौटते, खासकर इस मौसम में। अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ साफ साफ बताओ। पर सब्जी वाला कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। ठेले की सब्जियां गिरकर चारों तरफ बिखर गईं। तीनों झुककर उठाने लगे और जब नजरें उठाईं तो वहां न ठेला था, न सब्जी, न सब्जी वाला। मास्टर जी, अभी तो यहीं खड़ा था, ये सब्जी वाला कहाँ गया? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ठेला, सब्जियां, सब, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। तीनों की रूह कांप उठी। बरगद के पत्ते हवा से जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें झकझोर दिया हो। अब क्या करें? आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। हाँ, लेकिन यह जगह ठीक नहीं लग रही। डरने की बात नहीं, जो भी था कोई संकेत था शायद। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो नदी की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक दूर से एक लालटेन की हल्की रोशनी नजर आई। देखो, कोई इंसान तो है उधर। चलो, शायद मदद मिल जाए। जैसे जैसे वे नजदीक गए, उन्होंने देखा कि वह रोशनी एक पुरानी वैन के पास थी और उस वैन का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना परिचित गजोधर निकला। अरे गजोधर भाई, आप यहां कैसे? कितने साल बाद मिल रहे हो? लेकिन गजोधर का चेहरा अजीब तरह से फीका और थका हुआ लग रहा था। उसने बस एक ठंडी मुस्कान दी और बोला, बैठो, तुम्हें नदी पार करानी है ना? आज रात आखिरी मौका है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। उनके पास और कोई चारा नहीं था। चलो भाई, गजोधर पुराना जानकार है, भरोसा कर सकते हैं। हाँ, मगर इसका चेहरा कैसा फीका लग रहा है। अरे थकान होगी, वैन चलाना आसान थोड़े है। तीनों वैन में बैठ गए। इंजन की घरघराहट शुरू हुई और वैन कच्चे रास्तों पर झटके खाते हुए आगे बढ़ने लगी। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थीं। गजोधर भाई, आपसे मिले बरसों हो गए, अभी भी यही काम कर रहे हो? काम? हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। जी, आपके घर वाले कैसे हैं? गजोधर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी ने होंठों पर खींचकर चिपका दी हो। अरे भाई, हम तो जमीन बेचने आए हैं। गांव का बड़ा काम है, डिस्पेंसरी पूरी करनी है। अच्छा काम है, पर ध्यान रखना, देवगढ़ की जमीन आसान नहीं है। तीनों सन्न रह गए। वैन अब नदी किनारे पहुंच चुकी थी। सामने तेज बहती नदी का शोर गूंज रहा था। पानी उफान पर था, लहरें किनारों को जोर से पटक रही थीं। ये तो वही हुआ जिससे डर रहे थे। कोई नाविक ही नहीं है। गजोधर भाई, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं खुद ले चलूंगा।
क्या आप नाव चलाएंगे? हाँ, मैंने कई बार चलाया है। तीनों नाव में चढ़ गए। नाव धीरे धीरे लहरों से जूझती आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से बिजली की चमक और बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट, मानो प्रकृति खुद डराने पर तुली हो। अरे संभालो, ये क्या था? नदी के नीचे बहुत कुछ बहता है। हर चीज आंखों से नहीं दिखती। श्यामलाल और बाकी दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उन्हें लगा कि पानी के ऊपर ऊपर परछाइयां तैर रही हैं, जैसे कोई हाथ, कोई चेहरा, मगर नजदीक जाते ही गायब। मास्टर जी, ये कैसा नदी है? इसमें कुछ गड़बड़ है। धैर्य रखो, हम पार कर लेंगे। पर तभी गजोधर की आवाज गूंजी। तुम्हें पता है इस नदी ने मुझसे क्या लिया? क्या मतलब? यही नदी थी जिसने मेरी जान ली। तीनों सन्न रह गए। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी पल उन्होंने देखा गजोधर के कपड़े पूरी तरह भीगे नहीं थे, बल्कि उसकी छाती पर गहरा घाव था। आंखें ढंसी हुई, जैसे कई दिन पुराना शव हो। ये तो इंसान नहीं, ये तो भूत है। डरो मत, मैंने तुमसे कहा था ना, आज रात आखिरी मौका है। पर डर की नहीं, चुनाव की। कौन सा चुनाव? नदी हर साल खून मांगती है। अगर कोई अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दे, तभी नदी पार होती है, वरना सब डूब जाते हैं। तीनों स्तब्ध, दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। मास्टर जी, अब क्या करें? सच में मर जाएंगे क्या? अगर यही शर्त है तो मैं अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ दूंगा। अब कभी बेचने नहीं जाऊंगा। गांव को चाहे जितना इंतजार करना पड़े, मैं किसी की जान की कीमत पर मदद नहीं करूंगा। जैसे ही श्यामलाल ने यह कहा, नदी की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। नाव हिलना बंद हो गई। गजोधर की परछाई हवा में घुलने लगी। सही चुनाव किया। अब ये नदी तुम्हें रास्ता देगी। मास्टर जी, ये सब सपना तो नहीं था? सपना होता तो नाव किनारे नहीं लगती। जो हुआ वही सच्चाई थी। वे तीनों आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर देवगढ़ गांव की झलक दिखने लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुराना सरायनुमा मकान देखा। बरसात से बचने के लिए वहीं ठहरने का सोचा। मकान के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा मिला। उसके हाथ में एक मोटी रजिस्टर जैसी किताब थी। आओ आओ यात्री, बरसात में भटक गए हो क्या? रात यहीं ठहर जाओ। कौन हो तुम? मुझे लोग बस लेखपाल कहते हैं। देवगढ़ की सारी जमीनों का हिसाब मेरे पास है। यह सुनकर श्यामलाल चौंक गए। वही जमीन बेचने आए थे। उन्हें लगा जैसे किस्मत खुद उनके सामने खड़ी हो गई हो। मेरे नाम की भी कुछ जमीन है, अगर खरीदार मिले तो। पता है, सब पता है। तुम्हारे नाम की जमीन नदी किनारे है, लेकिन अजीब बात यह है कि सालों से कोई वहां खरीदने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? वहां क्या दिक्कत है? वो जमीन पवित्र मानी जाती है। कहते हैं जो भी उसे बेचने की कोशिश करता है, उसका जीवन उलझनों में फंस जाता है। तीनों चुप हो गए। तभी बाहर से बिजली कड़की और दरवाजा हिल गया। उस पन्ने पर साफ लिखा था, श्यामलाल, मृत्यु तिथि दर्ज नहीं। ये कैसे? अभी तो मैं जिंदा हूं, फिर इसमें कुछ किस्मतें पहले से तय होती हैं, पर आज रात तुमने चुनाव किया, जमीन त्याग दी। यही कारण है कि तुम्हारा नाम अभी अधूरा है। श्यामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद यही असली इम्तिहान था। जमीन बेचकर पैसा लाना जरूरी नहीं था, बल्कि यह समझना जरूरी था
कि त्याग और विश्वास ही असली पूंजी है। जाओ, गांव लौट जाओ। तुम्हें अब किसी सौदे की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब वे तीनों वहां से लौटे तो आश्चर्य हुआ, जहां रात को सराय थी वहां सिर्फ टूटी दीवारें और झाड़ झंखाड़ थे, न लेखपाल न रजिस्टर। तो क्या हम भूतों के साथ रात गुजार कर आए? भूत हो या भगवान, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। अब हमें गांव वालों को बताना होगा असली ताकत मिलजुल कर जीने में है, न कि पैसों में। कुछ दिनों बाद गांव लौटकर जब सबने यह कहानी सुनी तो सबकी सोच बदल गई। हर घर ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने कपड़ा बेचा। धीरे धीरे डिस्पेंसरी पूरी हुई और उस डिस्पेंसरी पर पहला तख्ती लगाई गई। यह अस्पताल सोनपुर गांव की सामूहिक आस्था और त्याग का प्रतीक है।